हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। इस वीडियो में हम साबित करेंगे कि किसी बल्ब को जलाने के लिए जो ऊर्जा या एनर्जी चाहिए वो उससे जुड़े हुए बैटरी से नहीं बल्कि आसपास के स्पेस से ली जाती है। हाँ, सुनने में अजीब है लेकिन मैं साबित कर दूंगा। तो कहानी की शुरुआत होती है चार्ज की ऊट-पटांग हरकतों से। तो चलो उतारना शुरू करते हैं बाल की खाल। सबसे पहले हमें विज्ञान में महापाप कहे जाने वाले कर्मों को छोड़ना होगा, यानी मोशन ऑफ चार्जेस को फ्लो ऑफ एनर्जी कहना बंद करना पड़ेगा। ये दोनों सेम नहीं है, हो भी नहीं सकते। तो क्या है फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ एनर्जी? आओ डिफाइन करते हैं। तो भैया इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। है ये क्या है, ये कैसे है? करंट तो इलेक्ट्रॉन फ्लो को कहते हैं, तो डेफिनेशन में पॉजिटिव चार्ज कहां से घुस गए? तो इसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हो बेंजो चाचा को, बोले तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो ये बात बोलकर निकल लिए। और सब कुछ पता सता होते हुए भी हमने ये डेफिनेशन आज तक नहीं बदली और बहुत सी किताबों में आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन के रूप में यही लिखा मिलेगा कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, यानी कन्वेंशनल करंट। देखो, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर, और एनर्जी को हम पावर से डिफाइन करते हैं। बोले तो कितनी तेजी से एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम और वोल्टेज होता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अगर इन सारी चीजों को इकट्ठा कर दिया जाए तो इनसे हमें बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा कि एनर्जी या करंट का डायरेक्शन क्या है, और यही तो है समस्या। ये इक्वेशन डायरेक्शन के बारे में कुछ बताती ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में करंट है और किस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो रही है। अब आप पूछोगे मेरे से एक सवाल कि सर, करंट फ्लो में तो एनर्जी चार्ज पार्टिकल लेकर जाते हैं, तो एनर्जी और चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन सेम नहीं होना चाहिए? वैसे तो हाँ भी और ना भी। ये बात तो बिल्कुल सही है कि एनर्जी चार्ज पार्टिकल लेकर जाते हैं, लेकिन ये गलत है कि एनर्जी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं। अब ये कैसे हो सकता है? ये तो वही बात हो गई कि एक बस पैसेंजर्स को तो लेके जा रही है, लेकिन पैसेंजर्स और बस का डायरेक्शन सेम नहीं है। हाँ जी, यही तो साबित करेंगे आज। अब देखो विज्ञान का कमाल। देखो, चार्जेस के पास एनर्जी तो होती है, पर ये वो एनर्जी नहीं है जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को चलाती है। उदाहरण के लिए इस लाइट बल्ब को ही ले लो। अब मैं यहाँ पर लाइट बल्ब का उदाहरण ले रहा हूँ, लेकिन ये बात हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए 100% सही है। तो चलो पहले डीसी करंट की मदद से समझते हैं, बाद में एसी करंट का चैप्टर भी निपटा देंगे। ये है आपकी बैटरी, जिसमें पॉजिटिव एंड पर हाई एनर्जी और नेगेटिव एंड पर लो एनर्जी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है, तो करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब ये बात तो सही है कि जैसे जैसे डिवाइस चलता जाएगा बैटरी की एनर्जी घटना शुरू हो जाएगी, और जरूरत के समय बैटरी घटने की पीड़ा को वही इंसान समझ सकता है जो सहेलियों या सहेलाओं से घंटों तक बात करता हो और टाइम पर फोन की बैटरी धोखा दे जाए। 1% बैटरी की कीमत तुम क्या जानो सिंगल बाबू। बस और मजाक नहीं। अब आते हैं एनर्जी फ्लो के डायरेक्शन पर। अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट या टीचर ये वीडियो देख रहा है तो वो ये समझ सकते हैं कि एनर्जी के डायरेक्शन को हम पॉइंटिंग वेक्टर से डिनोट करते हैं, जिसे हमें दिया गया था जॉन हेनरी पॉइंटिंग के द्वारा। और ये वेक्टर हमेशा एनर्जी फ्लो के डायरेक्शन में पॉइंट करता है, मतलब एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन बताता है। अब आता है सवाल कि इसका इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं? हर जगह। जैसे लाइट का ही एग्जांपल ले लो। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टरबेंस, जिसकी मूवमेंट के डायरेक्शन में ही एनर्जी फ्लो हो रही है। एक बल्ब के केस में पॉइंटिंग वेक्टर कुछ ऐसा होगा, पर समस्या यह है कि पॉइंटिंग वेक्टर सभी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड पर 100% सही है। अब सभी से मेरा क्या मतलब है? देखो, लाइट है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टरबेंस, और नाचता हुआ चार्ज भी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करता है। तो पॉइंटिंग वेक्टर सभी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड पर 100% अप्लाई होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये डिस्टरबेंस किसने किया है, चलते हुए फोटोन ने या नाचते हुए इलेक्ट्रॉन ने। अगर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो पॉइंटिंग वेक्टर हर केस में अप्लाई होगा ही होगा। ठीक बिल्कुल वैसे ही जब मैं अपने स्कूल में सवाल पूछता था या मेरे से सवाल पूछा जाता था, दोनों ही केस में गालियां मुझे ही पड़ती थी। अगर मेरा सवाल ऊट पटांग है तो ये क्या फालतू की सवाल गर्दी है भाई? निकलो क्लास से बाहर। और अगर सवाल सही है तो तुम्हें इतना भी नहीं पता क्लास में क्या करते हो, निकलो बाहर। और अगर टीचर ने पूछ लिया और मुझे ना पता हुआ उसका जवाब, आज आजा बेटा, आज निकाला जाएगा तेरा न्यूटन और आइंस्टीन बाहर। तो ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को चाहे कोई भी डिस्टर्ब करे, पॉइंटिंग वेक्टर हमेशा लगेगा। अभी तक आपको कुछ भी अजीब नहीं लग रहा होगा, लेकिन अब लगेगा। देखो, चार्जेस इलेक्ट्रिकल फील्ड पर असर डालते हैं, लेकिन हिलते हुए चार्जेस इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर असर डालते हैं। अब अगर आप ध्यान दो तो ये फील्ड चार्जेस से नहीं बल्कि
स्पेस से जुड़ी हुई है। अगर चार्जेस ना भी हो तो भी फील्ड वहां पर जरूर होगी, बस उसकी वैल्यू 0 होगी। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर चार्जेस हैं तो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब जरूर करेंगे। अपनी नौटंकी से कैसे बाहर आ जाएंगे वो? तो चार्जेस तो बैटरी में भी होते हैं, यानी वो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड को डिस्टर्ब जरूर करेंगे। तो अगर सारे फिजिक्स के नियम सही हैं तो बैटरी को पड़े पड़े अपनी एनर्जी लूज करनी चाहिए, क्योंकि बैटरी के अंदर चार्जेस हैं और स्पेस में फील्ड भी है, तो अब एनर्जी तो लूज करनी ही पड़ेगी, जैसा पॉइंटिंग ने कहा था। लो जी, फंस गया पॉइंटिंग, क्योंकि ऐसा होता ही ना है। अगर आप भी यही सोच रहे हो तो बस दिमाग पर और अत्याचार मत करो, ये काम मेरा है। देखो, पॉइंटिंग वेक्टर के हिसाब से जब तक मैग्नेटिक फील्ड ना हो तब तक एनर्जी फ्लो नहीं कर सकती। अब क्योंकि बैटरी से चार्जेस निकलकर कहीं जा ही नहीं रहे थे, बोले तो चार्जेस हिल ही नहीं रहे थे, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से बनेगी? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए चार्जेस को हिलना तो पड़ेगा। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है नहीं तो एनर्जी भी फ्लो नहीं करेगी। भाई साहब, फिजिक्स के नियम कानून की तरह हैं। जो कानून अपराधी को फंसाते हैं, वही कानून के नियम अपराधी को बचाते भी हैं। फिजिक्स के नियम भी एक दूसरे को बचाने के लिए हमेशा एक साथ खड़े मिलेंगे। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, कोई ना कोई नियम किसी ना किसी दूसरे नियम को बचा ही लेता है। और जहां कोई नियम बचाने नहीं आता, उसे हम एक्सेप्शन मान लेते हैं। हम भी तो पूरे खिलाड़ी हैं। तो चलो, बल्ब के तार जोड़कर करंट फ्लो कराते हैं। अब क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड भी जरूर बन रही होंगी, तो पॉइंटिंग वेक्टर की वजह से एनर्जी भी फ्लो होगी। लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट हमें ये बता रहा है कि एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर होगा। ये है वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट रूल। अब देखो, चार्जेस के फ्लो का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में बैटरी की इलेक्ट्रिकल फील्ड है। अब इसी सेम डायरेक्शन में एनर्जी तो ना फ्लो कर सकती। जो आज तक आप माने हुए हो, पढ़ते आए हो, दूसरों को पढ़ाते आए हो, अब उसे ठीक करने का समय आ गया है। और YouTube पर भी लाखों व्यूज पाने वाली वीडियोस में यही गलत चीज बताई गई है। और इसे गलत मैं अपने मन से नहीं, बल्कि ऐसा पॉइंटिंग वेक्टर ने हमें अभी अभी बताया था। एनर्जी फ्लो होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर, जो क्रॉस प्रोडक्ट ने हमें अभी अभी सिखाया है। तो आखिर ये सब देखने में दिखाई कैसा देगा? ये है वायर के अंदर का सीन। ये है वायर के अंदर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, और ये है वायर के बाहर की इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं पॉइंटिंग वेक्टर की बात मान लूं तो एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन वायर के अंदर की तरफ को होगा, यानी एनर्जी वायर के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से वायर के अंदर की तरफ आ रही है। लेकिन फिर वो एनर्जी कहां गई जो चार्जेस के पास थी, जो उन्हें बैटरी से मिली थी? मैं नहीं बताऊंगा। मजाक कर रहा हूं, सब बताऊंगा। देखो, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन उल्टा होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है। तो पॉइंटिंग के हिसाब से एनर्जी बैटरी से बाहर जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी एनर्जी बैटरी स्पेस फील्ड को लूज कर रही है, उतनी ही एनर्जी वायर में स्पेस से गेन हो रही है। अब इससे कोई फर्क ना पड़ता कि करंट एसी हो या डीसी, क्योंकि एसी करंट में करंट का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बार बार चेंज होगा और दोनों का डायरेक्शन एक साथ चेंज होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन अपने आप को पहले की तरह मेंटेन रखेगा। यानी एसी करंट में भी एनर्जी सोर्स से बाहर और डिवाइस के अंदर जा रही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? एसी जनरेटर तो हजारों किलोमीटर दूर है। बिल्कुल हो सकता है। जनरेटर दूर है तो क्या हुआ, स्पेस फील्ड तो हर जगह है, तो वो कहीं भी एनर्जी लूज करें, एनर्जी गेन तो होगा ही होगा। यहां से हमें यह भी पता चलता है कि जो एनर्जी पावर सोर्स से निकल रही है, जरूरी नहीं कि वही सेम एनर्जी सर्किट में वापस चली जाए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियम के हिसाब से एनर्जी का अमाउंट सेम होना चाहिए, यानी जितनी एनर्जी लूज हुई उतनी ही एनर्जी गेन होनी चाहिए। वहां ये कहीं भी नहीं लिखा है कि वही एनर्जी गेन होनी चाहिए जो लूज हुई थी। अब बारी आती है इसे वेरीफाई करने की। तो वैज्ञानिकों की टीम ने इस पर हजारों एक्सपेरिमेंट किए और वही हुआ जिसका डर था। पॉइंटिंग सही थे। सोर्स से एनर्जी स्पेस को और स्पेस से एनर्जी सर्किट को, एनर्जी का फ्लो इसी तरह से चलता है। यानी आपके बल्ब को जलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी उसे बैटरी नहीं बल्कि आसपास का स्पेस देता है। आपकी बैटरी तो एनर्जी को स्पेस को देती है। तो चलते हुए चार्जेस यानी करंट किसकी बारात में जा रहे हैं? भाई साहब, ऐसा क्यों करते हो? कितनी मेहनत लगती है पता है विज्ञान के ऐसे गड़े मुर्दे उखाड़ने में, और उसके बाद आप ऐसे ऐसे उच्च कोटि के सवाल करोगे तो बताओ मैं क्या जवाब दूं? करंट ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ। अगर वो ना हो तो मैग्नेटिक फील्ड ना होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड ना हुई तो एनर्जी भी फ्लो ना होगी। करंट ही वो जरूरी चीज है जो स्पेस को वो मैकेनिज्म देता है जिसकी वजह से एनर्जी वापस सर्किट में आ
सके। मजा आया? उड़ गए ना तोते। चलो झेलो अब विज्ञान रिचार्ज की वीडियो से होने वाले हैंगओवर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।